एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट के सामने मजबूरी के चलते कॉम्प्रोमाइज से होने वाली मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी है वो मेरी सबसे बड़ी समस्या है। इस सेल्फ रिस्पेक्ट में होने वाली कमी से कैसे बचें, इसको कैसे डील करें? देखिए, ये आपकी समस्या नहीं है, ये नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की सबसे बड़ी समस्या है। नार्सिसिस्ट क्या करता है? नार्सिसिस्ट एक फॉल्स सेल्फ रखता है, फॉल्स सेल्फ, ग्रैंडियोस भव्य फॉल्स सेल्फ रखता है। उस फॉल्स सेल्फ के अंदर वो अपनी इनसिक्योरिटीज को कवर अप करके रखता है। अब उसका जो ये फॉल्स सेल्फ है, इस फॉल्स सेल्फ को और इसकी भव्यता को बचाए रख सके, ये उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि इसी भव्यता से वो खुशी प्राप्त करता है। झूठी भव्यता ही सही, लेकिन उस झूठी भव्यता को वो सही मानता है और उससे वो खुशी प्राप्त करता है। तो वो उसके खुशी प्राप्त करने का एक तरीका है। अब अपने झूठे सेल्फ की भव्यता या ग्रैंडियोसिटी को नार्सिसिस्ट बचाए रखने के लिए एक नैरेटिव या एक कथानक तैयार करता है और दूसरे लोगों को उस कथानक का या उस नैरेटिव का एक पार्ट समझता है। अब कोई व्यक्ति किसी के कथानक का कोई पार्ट थोड़ी है, क्योंकि सब लोग अपनी रियलिटी के हिसाब से जीते हैं। तो जब नार्सिसिस्ट दूसरे को अपने कथानक या नैरेटिव के हिसाब से जीने के लिए मजबूर करता है तो उससे स्ट्रगल पैदा होती है। उस स्ट्रगल में हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम वहां से हट जाएं या हम कॉम्प्रोमाइज कर लें। अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आती है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो हर रोज झगड़ा होता है। और या फिर हमारे पास ये रास्ता है कि हम मूव अवे हो जाएं, हम चले जाएं। कभी कभी जाना, छोड़ करके जाना संभव नहीं हो पाता। लाइफ की मजबूरियां ऐसी होती हैं कि छोड़ के जाना संभव नहीं हो पाता। तो उन लाइफ की मजबूरियों के चलते हमारे सामने एक ही रास्ता बचता है कि हम कॉम्प्रोमाइज करें। तो कॉम्प्रोमाइज से जब सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आती है तो उससे हम इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं और अपनी निगाह में ही धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 3 चीजें अगर आप ठीक से करें और समझें तो आप नार्सिसिस्ट के सामने अपनी मजबूरी के चलते जो भी कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, उस कॉम्प्रोमाइज से आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आती है उससे बच सकते हैं। यानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में बिना कोई कमी आए हुए भी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें पहला स्टेप है नार्सिसिज्म को ही समझना, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के नेचर को समझना। और जब मैं नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के नेचर को समझने की बात करता हूँ तो फिर हमको नार्सिसिस्ट को समझना होगा कि नार्सिसिस्ट हो सकता है। देखिए, नार्सिसिस्ट 2 तरीके का हो सकता है। एक तो वो राजा बेटा टाइप होता है जो कि अपने माँ बाप के प्रेम के से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता, यानी माँ बाप से अलग हो करके वो अपनी इंडिविजुअलिटी, एक नई इंडिविजुअलिटी अडॉप्ट ही नहीं कर पाता है, एडल्टहुड अडॉप्ट ही नहीं कर पाता। तो ऐसा नार्सिसिस्ट एक छोटे बच्चे के समान है। तो चूंकि वो माँ बाप से सेपरेट नहीं हो पाता, बिना माँ बाप से सेपरेट हुए ही ये माँ बाप का राजा बेटा रहते हुए ही वो दुनिया में प्रवेश करता है। तो माँ बाप से सेपरेट ना होने के कारण जो अम्बेलिकल कॉर्ड है वो ब्रेक हुए बिना ही वो दुनिया में जब प्रवेश करता है एज ए एडल्ट, तो वो दुनिया से भी वो वैसी ही एक्सपेक्टेशन करता है प्रेम की, जैसे कि एक्सपेक्टेशन वो अपने माँ बाप से करता था। वो एक्सपेक्टेशन बड़ी इरेशनल नजर आती है दूसरे लोगों को, वो दूसरे लोगों को इरिटेट करती है और उनको हर समय पूरा करना संभव नहीं होता। इसकी वजह से स्ट्रगल होता है। अब अगर नार्सिसिस्ट एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर है या संबंध में ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नार्सिसिस्ट जो है वो प्रेम चाहता है वैसा ही जैसे कि माँ बाप से अपने प्रेम चाहता है। तो अगर हम ये बात थोड़ा सा समझ जाते हैं, राजा बेटा टाइप जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनकी अगर हम ये क्वालिटी समझ जाते हैं तो फिर हम ये बात समझ पाते हैं कि नार्सिसिस्ट को हमको बात प्रेम से ही करना है, ह्यूमिलिएट नहीं करना है। भले ही काम वो जो कह रहे हैं वो हम करें चाहे ना करें, बस हमें मिसबिहेव नहीं करना है, प्रेम से बस बात करते रहना है। तो जब हम ये बात पकड़ लेते हैं तो फिर हम अपना प्रेम से बात करते रहते हैं। लेकिन प्रेम से बात करने में अगर
एक्सपेक्टेशंस उसकी जो हैं इस तरीके की हैं जिनको कि फुलफिल नहीं किया जा सकता, तो फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं जिससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है। लेकिन हमने नार्सिसिस्ट का एक नेचर समझ लिया कि वो प्रेम हमसे एक्सपेक्ट करता है, जैसे कि वो अपने माँ-बाप से एक्सपेक्ट करता है। तो ये हमने एक चीज़ समझी। या फिर नार्सिसिस्ट अगर इस तरीके का है कि उसके जीवन बड़ी माँ-बाप के साथ ही माँ-बाप ने, एनवायरनमेंट ने उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है और उसकी वजह से उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है। उस इनसिक्योरिटी को कवर अप करने के लिए उसने एक भव्यता की चादर ओढ़ ली है, भव्यता का एक झूठा सेल्फ ग्रैंडियोसिटी का ओढ़ लिया है। अब अगर इस टाइप का नार्सिसिस्ट है तो भी वो अपनी फॉल्स सेल्फ इमेज को बचाने के लिए एक फॉल्स नैरेटिव गढ़ता है, झूठा कथानक गढ़ता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि उस झूठे कथानक में आपको पात्र की तरीके से, कैरेक्टर की तरीके से देखता है, इंडिविजुअल की तरीके से नहीं देखता। तो जब आप उसके कथानक में किसी वजह से फिट नहीं हो पाते हैं तो स्ट्रगल शुरू होती है। उसमें वो आपको मैनिपुलेटिव टेक्निक्स लगाता है, अपमानित करता है। तो उन मैनिपुलेटिव टेक्निक से बचने के लिए कभी-कभी ये ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुँचती है। तो ये अभी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुँच रही है, यहाँ तक हम समझ जाएँ। लेकिन हम दोनों तरीके के नार्सिसिस्ट का नेचर का हमने स्टडी कर लिया कि किस तरीके का नेचर है। अब हमें एक छोटी सी चीज़ ये समझना होगा, उसे कहते हैं रेडिकल एम्पैथी। रेडिकल एम्पैथी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। रेडिकल एम्पैथी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैंने पहली बार, सबसे पहले मैंने इसको यूट्यूब चैनल पर इस शब्द को कॉइन किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेडिकल एम्पैथी जो है रेडिकल एक्सेप्टेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि बिना रेडिकल एम्पैथी के रेडिकल एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। तो रेडिकल एम्पैथी किसे कहते हैं? रेडिकल एम्पैथी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी हमें समझ पैदा करनी पड़ेगी, और वो ये है कि नार्सिसिस्ट या कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, उसका जीने का एक तरीका होता है, और जीने का तरीका इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे खुशी प्राप्त करना चाहता है। तो नार्सिसिस्ट का खुशी प्राप्त करने का तरीका ये है कि वो एक फॉल्स सेल्फ बनाता है, ग्रैंडियोसिटी के अंदर वो अपनी खुशी प्राप्त करना चाहता है। उसकी ग्रैंडियोसिटी या भव्यता के ऊपर चोट न पहुंचे, इसके लिए दूसरे लोगों के जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये उसका जीने का तरीका और खुशी प्राप्त करने का तरीका। आपका जीने का तरीका अलग है, उसका जीने का तरीका अलग है। आपका जीने का तरीका इस तरीके का है, आप एक एम्पैथ हैं, आप सोचते हैं कि मैं दूसरे के सुख दुख में पार्टिसिपेट करूंगा, दूसरे के लिए कंसर्न्स रखूंगा। तो जब आप ये सब चीज़ रखते हैं तो आप खुश रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप सोसाइटी में अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के जीवन में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस कंट्रीब्यूशन से आप खुश होते हैं, ये आपका खुश रहने का तरीका है। तो आपका एक खुश रहने का तरीका है और एक नार्सिसिस्ट का खुश रहने का तरीका है। दोनों के तरीकों के बीच में कोई करेस्पॉन्डेंस नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि आदमी के सोचने का तरीका अलग है, औरत के सोचने का तरीका अलग है। दोनों के सोचने के तरीके के बीच में कोई करेस्पॉन्डेंस नहीं है, कोई संप्रेषण नहीं है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो नार्सिसिस्ट के जो जीने का तरीका है वो उसके खुशी प्राप्त करने के तरीके के ऊपर आधारित है। आपका जीने का तरीका है जो वो आपके खुशी प्राप्त करने के तरीके के ऊपर आधारित है। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों के बीच में कोई संप्रेषण नहीं है, दोनों के बीच में कोई ब्रिज नहीं है। जब हम ये बात समझ जाते हैं तो हम नार्सिसिस्ट को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम ये समझ गए हैं ना कि नार्सिसिस्ट अपने हिसाब से ही जिएगा, क्योंकि वो उसका खुशी प्राप्त करने का तरीका है, उसको वो बदल नहीं सकता है। जैसे हम अपना खुशी प्राप्त करने का तरीका नहीं बदल सकते हैं एक एम्पैथ की तरीके से, वैसे वो अपना खुशी प्राप्त करने का तरीका नहीं बदल सकता है। तो ये जब हम बात समझ जाते हैं तो हम नार्सिसिस्ट के सामने एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, नार्सिसिस्ट के सामने जस्टिफिकेशन भी करते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन कभी भी नार्सिसिस्ट को बदलने के लिए नहीं होता है, वो ऐसे ही सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए होता है। तो हम ये बात अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि उसका जीने का तरीका अलग है खुशी प्राप्त करने का, मेरा खुशी प्राप्त करने का तरीका अलग है। दोनों के बीच में कोई संप्रेषण नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जब हम ये बात समझ जाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर ये एम्पैथी है कि हम नार्सिसिस्ट के जीने के तरीके को महसूस कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से समझ पा रहे हैं। ये बात ठीक से हमने बैठा लिया, तो हम नार्सिसिस्ट को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। और इससे हम जब ये बात समझ जाते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में और अपने जीवन के तरीके के बारे में सीख जाते हैं, हम समझ जाते हैं ये बातें, तो फिर हम नार्सिसिस्ट के जीने के तरीके को लेकर के एक एक्सेप्टेंस पैदा कर पाते हैं,
वो जैसा है वैसा ही हम उसको देखते हैं, ना कि उसको बदलने की कोशिश करते हैं। अगर ये सब बातें हम समझ गए हैं तो इसका मतलब नार्सिसिज्म को लेकर के हमारा कंसेप्ट क्लियर है, नार्सिसिज्म को लेकर के हमारी नॉलेज क्लियर है। और अगर वो मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये एक छोटे बच्चे की तरह है जो मैनिपुलेट कर रहा है, इसके मैनिपुलेशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इसके जीने का ही तरीका है। तो हम उसके मैनिपुलेशन से इमोशनली प्रभावित नहीं होते, इमोशनली हर्ट नहीं होते, और हम ये देखते हैं कि बिना उसको डिसरिस्पेक्ट किए हुए हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं। तो ये सब बातें हम समझ गए हैं। जब उसमें हम हो सकता है एक्सप्लेनेशन भी दें, जस्टिफिकेशन भी दें, मैनिपुलेशन भी करें, थोड़ा बहुत हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये बदलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की खुशी प्राप्त करने के तरीके को नहीं बदल सकता। तो ये जब हम मोटे तौर पर बात समझ जाते हैं तो फिर हम उसको उसके हालात पे छोड़ करके हम सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसका अगर हम इस स्थिति में आ गए हैं तो इसका मतलब हम एक मैच्योर आदमी हैं, इमोशनली हम मैच्योर हो चुके हैं, नॉलेज ने हमें इमोशनली मैच्योर कर दिया है। अगर हम इस तरीके के नॉलेज में इमोशनली मैच्योर हैं तो फिर उसके गलत हरकत करने की वजह से, हमारे सामने हमें कॉम्प्रोमाइज के लिए फोर्स करने की वजह से, या हमें अपने नैरेटिव में एक पार्ट बनाने की वजह से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट उतना हर्ट नहीं होगी जितना कि सेल्फ रिस्पेक्ट बिना हमारी इस जानकारी के हो जाती थी। रेडिकल एम्पैथी और रेडिकल एक्सेप्टेंस के बिना हमारी जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती थी उतना हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होगी। क्या इमेजिन कीजिए, अगर आप ये सोचे नार्सिसिस्ट से कि ये कैसे मुझसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तुरंत हर्ट होगी, कितना ज्यादा हर्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप ये रेडिकल एम्पैथी है कि अरे ये अपना जीवन का तरीका थोड़ी बदल सकता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो आप सिचुएशन को एडजस्ट करते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी थोड़ी मैच्योरिटी के साथ देखते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन का इवैल्यूएशन के आधार पे अपने आप को देखते हैं, और तब इस तरीके से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बच निकलते हैं। ये तो है पहला उपाय, नार्सिसिस्ट के बारे में जानना, रेडिकल एम्पैथी को समझना और रेडिकल एक्सेप्टेंस पैदा करना, जो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर देखा है, याद रखिए ये एम्पैथ होना भी एक तरीके का सटल प्राइड है, एक तरीके का सूक्ष्म घमंड है। इसी सूक्ष्म घमंड, नार्सिसिस्ट के जितने विक्टिम्स होते हैं, मैंने बहुत से विक्टिम्स के अंदर ये उनके बातचीत करने के तरीके और सब चीज को देख करके पाया है कि उनके अंदर एक सूक्ष्म घमंड है। आप जानते हैं घमंड क्या होता है, प्राइड किसे कहते हैं? ठीक ठीक तो आज तक ये समझा ही नहीं जा सका है कि प्राइड क्या है। कॉन्फिडेंट होना प्राइड नहीं है, जानते हैं? सबसे सूक्ष्म प्राइड जो है, जो कि एम्पैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है, वो ये है कि मैं सही हूं। मैं सही हूं एक बहुत बड़ा घमंड है, इससे बड़ा दुनिया में कोई घमंड नहीं। मैं सही हूं, इसी से स्पिरिचुअल प्राइड भी पैदा होता है, इसी से इंटेलेक्चुअल प्राइड भी पैदा होता है, इसी से मॉरल प्राइड भी पैदा होता है। मैं सही हूं, और ये एम्पैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है। मेरा जीने का तरीका सही है, मैं सही हूँ, जो बात मैं बोलता हूँ वो सही है, मेरा दुख सही है, मेरे अंदर की जो इनर टॉक्स हैं वो सही है, मेरे अंदर जो ओवर थिंकिंग चल रही है वो सही है, मेरे जो इमोशनल हर्ट्स हैं वो सही है, मैं सही हूँ। ये सबसे बड़ा घमंड है आदमी का। मेरी नॉलेज सही है, मेरी समझ सही है, मेरी कैपेबिलिटीज सही है, ये सबसे बड़ा दुनिया का घमंड है कि मैं सही हूँ। तो स्पिरिचुअल प्राइड क्या होता है? स्पिरिचुअल प्राइड ये है कि मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ, ये स्पिरिचुअल प्राइड है। ये मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ, ये बहुत ही सूक्ष्म घमंड हो सकता है ये बात कहना। मैं इंटेलेक्चुअल प्राइड, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं सही हूँ, बहुत ही सूक्ष्म घमंड हो सकता है ये। और मॉरल प्राइड, नैतिक घमंड। नैतिक घमंड क्या है? मैं नैतिक हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं एक एम्पैथ हूँ, मुझे दूसरे के दुख दर्द की समझ है, ये बहुत ही सूक्ष्म घमंड पैदा कर सकता है। और आपको मैं ये बात बता दूं कि नियति जो है इसी सूक्ष्म घमंड को तोड़ना चाहती है,
इसीलिए वो नार्सिसिस्ट से मुलाकात कराती है। मेरी नॉलेज दूसरे की नॉलेज से अच्छी है, मैं दूसरे से ज़्यादा जानता हूँ, मैं दूसरे से ज़्यादा केपेबल हूँ, ऐसा दिमाग में बात रखना। मेरा बिहेवियर सही है, मेरा बिहेवियर दूसरे से ज़्यादा सही है, मेरा जीने का तरीका दूसरे से ज़्यादा सही है, ऐसा सब सोचना, ये सूक्ष्म घमंड है। इसी सूक्ष्म घमंड को, इसी कंपैरिजन को नियति तोड़ना चाहती है, इसलिए बार बार नार्सिसिस्ट से मुलाकात कराती है। तो हमें क्या काम करना चाहिए? हमें एक प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, और जब भी हमारे दिमाग में ये बात आए कि मैं सही हूँ, मैं एक एम्पैथ हूँ, मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ, मेरा बिहेवियर सही है, मेरे अंदर मैं मॉरली सही हूँ, मॉरली सही होना, ऐसा सोचना कि मैं मॉरली सही हूँ, बहुत बड़ा घमंड पैदा करता है। सूक्ष्म घमंड है ये सब। तो इस तरीके का जो सूक्ष्म घमंड है, ये सूक्ष्म घमंड छोड़ेंगे। जब भी नार्सिसिस्ट के सामने आप जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो आपके कॉम्प्रोमाइज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज रह ही नहीं जाएगा अगर आप ये बात छोड़ दें कि मैं सही हूँ। तो जब आप सही नहीं हैं, आप सही हैं, जब इसमें डाउट पैदा हो गया, तो फिर किस बात का कॉम्प्रोमाइज? आप भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, जब दोनों सही नहीं। इसीलिए हमारी स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्म अवलोकन, अपने आप को ऑब्जर्व करना। अपने आप को ऑब्जर्व करना जो है, वो अपने बारे में जानना नहीं है। अपने आप को ऑब्जर्व करना प्रेजेंट में हमेशा होता है, क्योंकि ये अटेंशन के द्वारा किया जाता है। तो मैं क्या हूं, इसको लेकर के हमेशा अटेंटिव रहना। अटेंशन हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है। नोइंग हमेशा पैसिव तरीका है जानने का। हो सकता है आप अपने बारे में कुछ जानते हो, लेकिन वो सही ही ना हो, आपने अपने बारे में इंप्रेशन बना रखा हो। लेकिन जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं अटेंशन के साथ, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं। किस परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं, आप कितना ये सोचते हैं दिन भर में कि आप सही हैं, आप हर परिस्थिति में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप किस तरीके की परिस्थितियां आपके जीवन में आपके आसपास हैं, उन परिस्थितियों को आकर्षित करने में आपका क्या रोल है। ये सब बातें जब आप विचार करेंगे, तो इसे कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन से हमें एक बात का पता चलता है कि हम सही नहीं हैं, और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सही नहीं हैं, तो हमारा सूक्ष्म घमंड टूट जाता है। और जब हमारा सूक्ष्म घमंड टूट जाता है, तो हम नार्सिसिज्म को अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। याद रखिए, एक बात हमेशा जीवन में याद रखिए, मैं सही हूं से ज्यादा जरूरी है इमोशनली मैच्योर होना। तो सही होना, होने को इम्पोर्टेंस देना बंद कीजिए, इमोशनली मैच्योर होइए, दूसरे के इमोशनल सिचुएशन को समझिए, दूसरे की सिचुएशन को इमोशनली समझिए। तो जब आप इस तरीके से रहना शुरू करते हैं और सूक्ष्म घमंड को अपने खुद छोड़ने लग जाते हैं, और कॉम्प्रोमाइज को एक मौका मान लेते हैं अपने सूक्ष्म घमंड को छोड़ने का, कि मैं सही हूं, इसको डाउट से देखने का एक मौका ढूंढने लग जाते हैं, तो फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिरना बंद हो जाती है। ये तो दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय मैं आपको और बहुत महत्वपूर्ण आज बता देना चाहता हूं। वो ये है कि आपकी आत्मा या आपकी जो एसेंस है, वो स्ट्रांग होती जाती है जब आपका जो व्यक्तित्व है या पर्सनैलिटी है, वो थोड़ी सी पैसिव होती जाती है, थोड़ी सी उसकी स्फूर्ति या उसकी ताकत में कमी आती जाती है। और जानते हैं पर्सनैलिटी की शक्ति क्या है? पर्सनैलिटी के एक्टिव होने का पेट्रोल फ्यूल क्या है? पर्सनैलिटी के एक्टिव होने का फ्यूल है एक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट है, मैं सही हूँ। मैं सही हूँ, ये पर्सनैलिटी के अंदर से हमेशा ईगो बोलता रहता है। जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज किसी मजबूरी के चलते हो, चाहे कॉम्प्रोमाइज के पीछे कोई भी वजह हो, आपकी गलती हो, दूसरे की गलती हो, हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज
एक बहुत बड़ा काम आपके जीवन में करता है। वो ये करता है कि आपकी पर्सनैलिटी को पैसिव कर देता है। जो आपकी पर्सनैलिटी जो आपने बाहर से ली हुई है, पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? बाहर से लिया गया ईगो, बाहर से लिया गया जीने का तरीका जिसे आप सही मानते हैं, बाहर से लिया गया बैकग्राउंड। तो जब आप उसको सही मानना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो वो वीक हो जाता है। जितना वो वीक होगा उतना आपकी आत्मा स्ट्रांग होती जाती है। तो ये एक मौका है अपनी आत्मा को स्ट्रांग करने का। याद रखिए, जब हम अपने शरीर, मन इत्यादि से अपने आप को अलग करके देखते हैं तो हम अपने रियल सेल्फ में रहते हैं। जब हम अपने रियल सेल्फ में रहते हैं, शरीर, मन इत्यादि से अपने आप को अलग करके देखते हैं, तो शरीर, मन, फीलिंग्स, मूड, ये सब हमें ताकत लगाते हैं कि हम सेल्फ के साथ एक होंगे। लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये तो अलग है, ये बदलने वाले हैं, मैं इससे अलग हूँ। इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। तो तो भी हम जब इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने आप को दो बना के, तो हम मूलतः कर क्या रहे होते हैं? हम अपनी पर्सनैलिटी से अपने बॉडी, माइंड, मूड, इमोशंस, फीलिंग्स, ईगो, इनसे अलग करके जब अपने आप को देखते हैं तो हम अपनी पर्सनैलिटी को ही वीक बना रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ही पैसिव बना रहे होते हैं। मैं सही हूँ, इसी को पैसिव बना रहे होते हैं। और जितना ज़्यादा हम इसको पैसिव बना लेते हैं, जितना ज़्यादा हम इसको, इसकी ताकत को कम करते जाते हैं, इसके जो उसका जुनून मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके जुनून को कम करते जाते हैं, उतना हमारी अंतरात्मा के अंदर मजबूती आती जाती, उतनी हमारी अंतरात्मा मजबूत होती जाती। और जितनी हमारी अंतरात्मा मजबूत होती है, उतना ही हमें दूसरे के व्यवहार के ऊपर हमारी निर्भरता घटती जाती है खुशी प्राप्त करने के लिए। उतनी खुशी हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है खुद ही। इसी पर्सनैलिटी की लड़ाई में ही तो आत्मा का विकास होता है। जैसे एक दीवार के ऊपर एक सीढ़ी रख देने से दीवार के विरोध से ही हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ पाते हैं, वैसे ही पर्सनैलिटी रूपी दीवार के ऊपर अंतरात्मा अपनी सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ती जाती। तो कब चढ़ पाएगी अंतरात्मा सीढ़ी लगा के दीवार, पर्सनैलिटी की दीवार पे? जब हम पर्सनैलिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। पर्सनैलिटी से हम कॉम्प्रोमाइज कब करेंगे? जब हम अपने आप को सही नहीं मानेंगे। तो उससे हमारी अंतरात्मा मजबूत होती जाती है। जब हम पर्सनैलिटी से कॉम्प्रोमाइज करके पर्सनैलिटी को पैसिव बनाते हैं कि मैं सही, अपने आप को सही ना मान करके, क्योंकि अपने आप को सही मानना पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तो हमारी अंतरात्मा मजबूत होती जाती है। इससे हमें लगातार खुशी अंदर बनी रहती है, क्योंकि अंतरात्मा से हमें हमेशा खुशी निकलती है। अंतरात्मा और खुशी में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीके से हम खुश भी रह पाते हैं। तो अगर आपको कॉम्प्रोमाइज जीवन में करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअल राह पे चल रहे हैं। नियति आपको ऐसा मौका देती है ताकि आप पर्सनैलिटी से कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करें और थोड़ा कर करके अपनी अंतरात्मा को स्ट्रांग करें। तो जब ये 3 उपाय जो मैंने बताए हैं, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख करके आप नार्सिसिस्ट के सामने किसी मजबूरी के चलते या किसी भी डिफिकल्टी के चलते कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो आप इसको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरीके से अडॉप्ट कर लेंगे। इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाने में इसको यूज़ कर लेंगे। इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रभावित होना बंद हो जाएगी।